आज 19 जनवरी का दिन है और विशेष संयोग ये है कि आज महाराणा प्रताप की ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर पुण्यतिथि आज है। सबसे पहले तो कालजयी युग पुरुष महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इसके साथ ही आज हम हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र से जुड़े हुए भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ की समस्याओं के विषय में ठाकुर बलवंत सिंह जी झाला शिष्य द्वारा जो एक जिज्ञासा जाहिर की गई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे आपने अभी फरमाया कि आज 19 जनवरी और महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है और हल्दी घाटी के ऊपर ऐतिहासिक जगह है वो जहाँ हल्दी घाटी में अकबर के साथ में युद्ध लड़ा गया था। तो अभी 2 महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक अखबार में खबर छपी थी कि हल्दी घाटी के अंदर किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं की जाए, जबकि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान भी ली कि भाई इसके ऊपर किसी तरह की कोई अर्थ एक्टिविटी नहीं की जाए। तो राज्य सरकार द्वारा अभी जो मेवाड़ सर्किट का काम चालू किया जा रहा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप में क्या विचार? इस विषय पे चर्चा करने से पहले हमें हल्दी घाटी का जो सामरिक क्षेत्र है, जो युद्ध क्षेत्र हम कहते हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति पे विचार करना पड़ेगा। अगर हम भौगोलिक स्थिति पे जाएं तो सबसे पहले यह है कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके पहले वहां मुगल सेना द्वारा किस तरह से मोर्चाबंदी की गई थी और मेवाड़ की सेना द्वारा कैसे मोर्चाबंदी की गई थी, इस विषय को जानना जरूरी है। इस विषय को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं तो महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना का जो सैन्य शिविर था वो लोसिंग में था, क्योंकि वहां लोसिंग का तालाब भी है पास में, तो सैन्य शिविर जहां होता है पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ मुगल सेना का कैंप जो शिविर लगा हुआ था वो आमेर के कुंवर मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में बनास रिवर के उत्तरी छोर पे मोलेला ग्राम में लगा हुआ था। तो ये 18 जून के पहले मोर्चाबंदी हो गई थी और 17 जून को सायंकाल में दोनों तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से महाराणा प्रताप, झालामान, हकीम का सूर और अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ में हल्दी घाटी क्षेत्र में कि कल कैसे युद्ध लड़ा जाएगा इसका निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं उसी समय आमेर का कुंवर मान सिंह अपने 1000 सैनिकों के साथ में हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र में ही निरीक्षण करने के लिए निकला था कि कल का युद्ध होगा तो उसमें क्या रणनीति अपनाई जाए, किस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। संयोग से उस समय हकीम खां सूर की नजर पड़ी मान सिंह पे और हकीम खां सूर ने महाराणा प्रताप से ये बताया कि हुक्म, ये अभी अच्छा समय है, मान सिंह आया हुआ है और कल के युद्ध की बात तो कल होगी, परंतु आज ही इसका काम तमाम कर दिया जाए तो कल हमें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुगल सेना भाग खड़ी होगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने कुछ कहते या विचार करते उसके पहले ही झालामान ने कहा कि हकीम खां, आप कह रहे हो वो बात ठीक है, परंतु हम क्षत्रिय हैं इसलिए हम पीछे से घात नहीं करते। कल का जो निर्णय होगा वो कल देखा जाएगा और युद्ध क्षेत्र में आमने सामने ही होकर हम लड़ेंगे। तो ये चीज 17 तारीख को समाप्त हो जाती है। उसके बाद में अब भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो जो ही लॉसिंग से हम आगे बढ़ते हैं सांगट, मेवाड़ की सेना ने सांगट से वाटी, दाबून, सलोदा उत्तर पश्चिम की तरफ हल्दी घाटी को और दूसरी तरफ कालोड़ा से सेमल और ऊनवास, इस क्षेत्र से पूरे क्षेत्र में मोर्चाबंदी कर रखी थी। तो
ये जो क्षेत्र है लगभग करीब 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें मेवाड़ की पूरी हल्दी घाटी क्षेत्र पे मोर्चाबंदी थी। अब जब दूसरे दिन का युद्ध शुरू होता है, उसके पहले युद्ध में घायल हुए सैनिकों को जो प्राथमिक चिकित्सा दी जानी थी, उसके लिए महाराणा प्रताप ने कालोड़ा में चिकित्सा शिविर लगाया हुआ था। दूसरे दिन सुबह जब दोनों सेनाएं आगे बढ़ी तो महाराणा प्रताप की सेना ने मार्च किया लॉसिंग से कालोड़ा होके वलीचा होते हुए हल्दी घाटी के मुहाने पे जाके और सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले मोर्चा ले लिया था। और दूसरी तरफ मुगल सेना ने अपना मोर्चा खमनौर से आगे बढ़ करके, जिसे हम आजकल शाही बाग कहते हैं, उस जगह मुगल सेना ने मोर्चा ले रखा था। तो ये तो सैन्य स्थिति हो गई और ये भौगोलिक क्षेत्र हो गया। ये कुल हो सकता है कि 25 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो, जिसमें मेवाड़ की तरफ से पूरी घाटी में मोर्चाबंदी थी। अब समस्या क्या है अभी वर्तमान में हल्दी घाटी की? हल्दी घाटी का जो उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उस टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, उसमें यह है कि उस क्षेत्र में जहाँ वलीचा से लेकर के रक्त तलाई तक जो एरिया है, इसमें जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। रास्ते की साफ सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए ताकि वहाँ जो पर्यटक आते हैं उनको सुविधा मिले। और दूसरा, जहाँ भी रक्त तलई खमनौर में या वलीचा में पानी के भराव की जो स्थिति खराब है, उसको क्या है कि उसका ड्रेनेज ठीक करके नाला निकाल के सफाई व्यवस्था ठीक की जाए। अब इसके लिए ये उच्च न्यायालय ने जब तक सुनवाई होकर फैसला नहीं होता तब तक के लिए रोक लगा दी है कि वहां कोई गतिविधियां नहीं की जाए। अब गतिविधियों के क्षेत्र की बात करें कि इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, तो पहले हम बात करते हैं रक्त तलई की। रक्त तलई पुरातत्व विभाग भारत सरकार के द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, उसमें कोई भी एजेंसी कोई काम नहीं कर सकती। और उसमें पुरातत्व विभाग जो भारत सरकार का है, वो रख रखाव और मरम्मत का कार्य वही कर सकता है। तो वहां राज्य सरकार द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा कोई गतिविधि नहीं हो सकती। अब जहां तक रक्त तलई में अप्रोच का सवाल है, तो वहां क्या है कि अप्रोच सही नहीं है, रास्ता साफ नहीं है, अतिक्रमण है और भराव, पानी के भराव की समस्या है। तो उसके लिए क्या है कि वहां की पंचायत समिति का विकास अधिकारी और वहां का तहसीलदार खमनौर का, ये दोनों जिम्मेदार हैं कि उस जो संरक्षित क्षेत्र से भारत सरकार संरक्षित क्षेत्र बाहर जो एरिया है उसका रखरखाव और सफाई व्यवस्था और ड्रेनेज की व्यवस्था वो करें। राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए क्या है कि ये तहसीलदार खमनौर और विकास अधिकारी खमनौर, इनको पाबंद किया जा सकता है और वो जिला कलेक्टर राजसमंद के माध्यम से। दूसरा, जहां तक मामला है पर्यटन विभाग का, तो पर्यटन विभाग का वहाँ चेटक चबूतरा और कुछ पुराना म्यूजियम का स्थान है, और उसके अलावा महाराणा प्रताप की जो पहाड़ी पे स्टेचू है। इसके अलावा अभी ज़्यादा कुछ वहाँ है नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं है। तीसरी बात है कि हल्दी घाटी विकास के लिए जो राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जो बना है, उसमें जो महाराणा प्रताप सर्किट योजना में विकास की जो योजना बनी है, तो उनके लिए अब नए सिरे से प्रस्तावित कार्य है, उनको भूमि भी आवंटन हुआ है। तो उसके अंतर्गत जो भी महाराणा प्रताप से संबंधित वहाँ म्यूजियम बनाना है, या कोई चित्र प्रदर्शनी लगानी है, या कोई वहाँ आवागमन की सुविधा करनी है, या अन्य सुविधाएं जैसे खाने पीने की है, इस तरह से सुविधाओं का विकास करना है, चेतक स्मारक का विकास करना है, ये सभी क्या है कि
धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अब इस क्षेत्र को भारी वाहनों से कैसे बचाया जा सकता है? क्यों कि अभी जो मेगा हाईवे 162 निकला है वो करीब 100 फीट चौड़ा प्रस्ताव था, परंतु आज से 6-8 महीने पहले महाराणा विश्वास सिंह जी मेवाड़ जो नाथद्वारा से विधायक भी हैं, उनके संज्ञान में जब ये बात आई तो NHAI के अधिकारियों को भी पाबंद किया और उसमें मुझे भी भेजा। प्रताप गौरव केंद्र से विवेक जी भटनागर हैं जो आर्कियोलॉजी का और हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो भी मेरे साथ थे। हम गए, प्राधिकरण के अधिकारियों से बात की, वहाँ के स्थानीय तहसीलदार से बात की और सबसे बात करके ये कहा कि इसको जो अभी रोड 7 मीटर चौड़ा हो गया है इसको यहीं रोक दिया जाए, अब इसको इसके बाद में अधिक चौड़ा नहीं किया जाएगा। तो उसको क्या है कि महाराणा साहब ने PWD मंत्री को भी पत्र लिखा और वो काम क्या है कि वहाँ हो गया, परंतु ये भविष्य में प्रस्तावित है चौड़ा होना। तो अब इसके लिए एक ही सुझाव है कि ये जो हल्दी घाटी का जो रोड है अभी दर्रे के मध्य में निकल रहा है, इसको क्या है कि पर्यटन विभाग को सौंप दिया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था के हिसाब से जो हमारा लॉसिंग से सांगट कालोड़ा होके हल्दी घाटी खमनोर जो रोड आ रहा है उसके दोनों तरफ घाटी को पूरे जो 25-30 स्क्वायर किलोमीटर की घाटी है इसको छोड़ के एक सांगट से वाटी होते हुए सलोदा होते हुए खमनोर रोड निकाल दिया जाए भारी वाहनों के लिए, और दूसरा कालोड़ा से सेमल और उनवास होते हुए ऊपरली ऑर्डन के लिए रोड निकाल दिया जाए, ताकि क्या है कि पूरा जो ये 25 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का जो हल्दी घाटी का जो सामरिक क्षेत्र है ये पूरा संरक्षित हो जाएगा और इसमें क्या है कि हमेशा के लिए संरक्षित भी हो जाएगा और उसमें जो विकास की जो पर्यटक आते हैं वो पैदल जो करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, उसके लिए क्या है कि इस घाटी का डेवलपमेंट हो जाए। तो भविष्य के लिए यही है और न्यायालय से भी हम यही निवेदन करेंगे कि वैकल्पिक मार्ग दोनों तरफ निकाल दिया जाए घाटी के, ताकि घाटी के चारों तरफ दोनों तरफ मार्ग निकल जाएगा। तो उससे क्या है कि भारी वाहन वहां से निकल जाएंगे और पर्यटकों के जो वाहन हैं वो खमनों से लेके बलीचा तक और कालोड़ा तक वो पर्यटकों के लिए पूरा यह क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह का एक हम सुझाव देते हैं कि चाहे राज्य सरकार संज्ञान ले चाहे उच्च न्यायालय संज्ञान ले, परंतु इस तरह से होगा तो ये घाटी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी और इसका विकास भी अच्छी तरह से होगा। अपने मेवाड़ के इतिहास में ये बताया गया था कि महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर घायल हो गए थे तो वो अपने घोड़े द्वारा वहाँ से निकाले गए थे जलामान के द्वारा, और उन्होंने अपना कवच धारण करके और महाराणा प्रताप की जगह लड़ाई लड़ी थी। तो वो जब घोड़ा लेके निकले थे तो हल्दी घाटी के बताया जाता है कि वो एक दर्रे को घोड़े ने कूद के और महाराणा प्रताप को बचाया। बेसिकली वो दर्रा है कि जगह, तो अभी भी जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं उनको कंफ्यूजन होता है, भ्रम पैदा होता है। इसमें ऐसा है कि हल्दी घाटी का जो दर्रा जो स्टार्ट होता है वास्तव में तो जब कालोड़ा से हम आगे बढ़ते हैं वलीचा की तरफ तो कालोड़ा से ही हल्दी घाटी के पहाड़ियों का ढलान शुरू हो जाता है और उसी ढलान में नाला चलता है और जब वलीचा से चलता है जहां अभी वर्तमान में चटक चबूतरा बना हुआ है उसके साइड में भी हम नीचे देखेंगे तो नाला बना हुआ है। आगे जो भी वर्तमान में रोड निकला हुआ है उसी नाले में निकला हुआ है। उस नाले में रोड निकलते हुए जब हम खोड़ी आमली के पास आते हैं जहां चेटक ने नाला कूदा था और वहां उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे, उसको उस क्षेत्र को कहते हैं खोड़ी आमली। खोड़ी आमली पे हम देखेंगे तो वहां क्या है कि एक पूरब की तरफ से पहाड़ियों से नाला बहता हुआ आ रहा है और खोड़ी आमली से होकर नीचे निकल रहा है और वहां क्या है कि एक कलवर्ट बना हुआ है जहां खोड़ी आमली से जो पूरब की तरफ एक घुमावदार रोड जो जा रहा है उस घुमाव में कलवर्ट बना हुआ है और पास में ही फॉरेस्ट की नर्सरी बनी हुई है। ठीक है, अब वहां से जब उस कलवर्ट से ऊपर चढ़ते हैं तो क्या है कि वो जो नाला जा रहा है
हमारा जो 400-500 साल से जो रास्ता है, हमारे जितने भी पहाड़ों से रास्ते हैं वो नाले के किनारे किनारे ही चलते हैं। और जो हल्दी घाटी का दर्रा जिसको कहते हैं वो खोड़ी आमली जो गलीचा से शुरू होता है, वो खोड़ी आमली होते हुए उस नाले के अंदर होते होते ही हम जहाँ शाही बाग कहते हैं वहां तक वो नाला जा रहा है। तो पुराना आवागमन का साधन चाहे घोड़े से हो, चाहे ऊंट से हो, चाहे बैल से हो और चाहे पैदल हो, बैलगाड़ी नहीं जाती, पैदल हो, ये उसी नाले के थ्रू जाता था। जब महाराणा प्रताप की जो सेना ने जो कूच किया था वो भी इसी दर्रे से कूच किया था और मुहाने पे जाके मोर्चा लिया था। फिर ये नेशनल हाईवे वाले रोड किधर से निकाल रहे हैं? अब क्या है कि अब भी जो रोड जिसको हल्दी घाटी लोग समझते हैं और कहते हैं, तो इस विषय में अब भी हमारे बाहर के लोगों को तो ठीक है, मेवाड़ के 98% लोग नहीं जानते हैं कि हल्दी घाटी कौन सी है, दर्रा कौन सा है। अब क्या है कि ये जो हमारा आवागमन का जो रास्ता बंद हुआ है वो क्या हुआ कि भारत की आजादी के बाद में जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे वो 1967 में पहली बार जून महीने में हल्दी घाटी का अवलोकन करने के लिए आए थे। उस समय में क्या किया कि यहाँ के पर्यटन इसने पीडब्ल्यूडी विभाग ने वो जो खोड़ी आमली वाला जो पानी का नाला और दर्रा नीचे जा रहा है उसके वहीं से जो एक पहाड़ी का पूरब की तरफ के पहाड़ी का ढाल है उसको काट के एक बैलगाड़ी और जीप निकल जाए ऐसा रास्ता बनाया। और उसमें क्या है कि उसकी पीली है मिट्टी, तो लोग ये समझते हैं कि यही हल्दी घाटी है। तो जो 1945 के बाद में जन्मे लोग हैं मेवाड़ में भी, वो भी वही जानते हैं कि हल्दी घाटी ये है, जबकि हल्दी घाटी का दर्रा अलग है और घाटी में जो मार्ग निकाला गया है 1967 में वो मार्ग अलग है। अब राजेंद्र प्रसाद जब आए तो उस समय क्या होता है कि वहाँ महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ भी उनके साथ थे, तो दूसरी तरफ जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय भी राजेंद्र प्रसाद के साथ थे। और जो आज हम शाही बाग कहते हैं वहाँ पे खुले आकाश के नीचे वो तीनों ने बैठे थे। तो उसी टाइम महाराणा भगवत सिंह जी के साथ में नाथूदान जी मैहरिया जो मेवाड़ के वीर रस के कवि हैं, जिनके जिह्वा पे सरस्वती बैठी हुई थी, और वो तत्काल उनसे कोई कहता और वो उसी टाइम दोहे बना के सुना देते थे। तो महाराणा भगवत सिंह जी ने नाथूदान जी से कहा कि नाथूदान जी यहाँ इस हल्दी घाटी के मैदान में आप हमें क्या सुनाना चाहोगे। तो उन्होंने तत्काल एक जवाब दिया कि मान भगवत मिलिया इनमें हाण न लाभ। मतलब आज की तारीख में जो मेवाड़ का महाराणा भगवत सिंह और महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर का आमेर का जो मिल रहे हैं, इसमें कोई हानि और लाभ नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण क्या है? तो फिर उन्होंने दूसरा श्लोक का जो दूसरा भाग है वो सुनाया, अगर मान पता मिल जावता तो मिट जाती मुगलान। आज से 491 वर्ष पहले अगर आमेर का कुंवर मान सिंह और महाराणा प्रताप मिल जाते हैं तो मुगल नष्ट हो जाते हैं हमेशा के लिए। इसलिए आज महाराणा भगवत सिंह जी के और महाराजा मान सिंह द्वितीय के मिलने से कोई हानि लाभ नहीं है। फिर उन्होंने क्या है कि दूसरा दोहा सुनाया राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संबोधित करते हुए, हे राष्ट्रपति राजेंद्र तू हो तो उन बेल, मतलब जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, उस समय है राष्ट्रपति राजेंद्र, तेरा जैसा व्यक्ति या तू स्वयं होता मान सिंह और महाराणा प्रताप के दोनों के आपस में मैत्री संबंध करवा देता तू, ये मुझे विश्वास है। ये राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सुनाया था। तो इसलिए ये दर्रे की कहानी अलग है और सड़क की कहानी अलग है। अब क्या होता है